हेलो। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और आज हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और जो भी चीजें यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए जरूरी पहलू हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। टॉपिक्स के स्टैटिक पोर्शंस को भी देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए जरूरी जो पहलू हैं उन पर भी यहाँ पर नजर डालेंगे। तो यूपी पीसीएस के आरओ के जो भी यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखें, मल्टीपल टाइम रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो आपको पूरी राज्य व्यवस्था संबंधित सभी रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे प्रमुख तथ्यात्मक जानकारियों को और क्या क्या यहाँ पर विशेष है और आपके एग्जाम में यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, भारत की शासन व्यवस्था की जो हम एक प्रणाली को देखते हैं जिसको हम कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली है। और संघात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में ही उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय गणराज्य का एक हिस्से के तौर पर देखा जाता है। और केंद्र राज्य के लिए यहां पर देखा जाए तो एक ही यहां पर आपको संविधान है। राज्यों की जो शासन व्यवस्था है वो भी कैसे संचालित हो रही है, संविधान के माध्यम से ही हो रही है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो शासन व्यवस्था है वो भी आपको भारतीय संविधान के माध्यम से ही संचालित होती है। राज्यों की शासन व्यवस्था के लिए संदर्भ में आपको संविधान में एक विशेष यहाँ पर आपको कह सकते हैं अनुच्छेदों की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। जो अध्याय आपको यहाँ पर आपको 6 और अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य प्रशासन राज्य व्यवस्था कैसी रहेगी वो आपको बताया गया है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कौन सा? अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखें एक पहलू को, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन प्रणाली का जो केंद्र है यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कैसी है, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था को यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो 3 प्रमुख अंग आपको कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका के हिस्से के तौर पर देखा जाए तो आपको राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय विभाग यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देता है। वहीं हम विधानमंडल की बात करें तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आपको मिलकर इसको पूरा करते हैं। वहीं न्यायपालिका की बात करें तो इसमें उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ न्यायालय जो होती हैं न्यायिक प्रणाली को यहाँ पर आपको संचालित करते हुए दिखाई देती हैं। तो एक मूल ढांचा जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद एक एक करके हम इन पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले आइए उत्तर प्रदेश की यहाँ पे कार्यपालिका और राज्यपाल के संदर्भ में यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेते हैं, समझते हैं उससे संदर्भित पहलू। देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में यहाँ पर निहित होती है, जैसे केंद्र में आपको राष्ट्रपति में निहित होती है। और जिनका राज्यपाल जो है प्रयोग कैसे करता है, संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य का क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है राज्य सरकार के शब्द का यहाँ पर आपको बोध कराता है एवं राज्य के विश्वविद्यालयों का यहाँ पर आपको कुलाधिपति होता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल। इसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है अगर पूछा जाए तो उसका भी आंसर क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति देखी जाए कितने वर्ष के लिए की जाती है, 5 वर्ष के लिए की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो राज्यपाल से आपको जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ और पहलुओं देखते चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल के परामर्श के अनुसार आपको की जाती है। इसी तरह से प्रदेश में देखें तो जनपद स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर यहाँ पर राज्यपाल के परामर्श से ही की जाएगी। राज्य के चाहे वो महाधिवक्ता हो, लोकायुक्त का पद हो, इनकी जो नियुक्तियां होंगी वो कौन आपको करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कौन कौन से पद, महाधिवक्ता और लोकायुक्त। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अतिरिक्त व्यक्तियां हैं जिनकी न्यायिक सेवा में नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा उस प्रदेश के उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श पर की जाएगी। किसकी, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त यहाँ पर जो न्यायिक सेवा में अन्य व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति। तो ये तो आपको कार्यपालिका में राज्यपाल की यहाँ पर एक भूमिका हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के संदर्भ में, तो व्यवस्थापिका के संदर्भ में कुछ फैक्ट भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर इसे चलना है।
सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है वो कैसी है, द्विसदनीय है, और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह से वो अन्य मंत्रियों की यहाँ पर आपको नियुक्ति करता है। ठीक है, जो भी बहुमत दल यहाँ पर जीत के आते हैं, बहुमत दल को वो आमंत्रित करते हैं चुनाव करने के संदर्भ में, यहाँ पर आप अपना आकर सरकार साबित करिए, बहुमत साबित करिए, फिर उसी में से एक व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री उसे नियुक्त किया है, उसे यहाँ पे शपथ दिलाते हैं, उसके परामर्श जो मंत्रिमंडल होती है उसको यहाँ पे शपथ दिलाना, ये सारा काम किसका है, राज्यपाल का होता है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में दिए हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की यहाँ पे शपथ दिलाते हैं। तो दो चीजों की यहाँ पर देखा जाए तो शपथ दिलाई जा रही, किसकी किसकी, पद की और गोपनीयता की, दोनों की शपथ यहाँ पे दिलाई जाती है। इसी तरीके से कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं और कब से कब तक के अभी जो पूरे के राज्यपाल की एक प्रक्रिया रही है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए, जब संयुक्त प्रांत की स्थिति थी, जब उत्तर प्रदेश राज्य का नाम नहीं पड़ा था, यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले तक की स्थिति में जो शासन प्रणाली चल रही थी, पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब संयुक्त प्रांत था 1921 से लेकर के आपको देखा है 1950 तक के दौरान, तो सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर जो पहले यहाँ पर संयुक्त प्रांत के आपके राज्यपाल बनते हैं 3 जनवरी 1921 से लेकर 21 दिसंबर 1922 तक। दूसरे सर विलियम मैरिस जो 21 दिसंबर 1922 से 14 जून 1928 तक। तीसरे हैं सर अलेक्जेंडर मुर्डीमैन जो 15 जनवरी 1928 से 17 जून 1928 तक रहते हैं। सर विलियम मैल्कम हैले 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934। पांचवें हैं सर हैरी ग्राहम हैक जो कि 6 दिसंबर 1934 से 6 दिसंबर 1939 तक राज्यपाल रहते हैं। इसके बाद सर मॉरिस गार्नियर हैरेल्ट हैं जो कि 7 दिसंबर 1939 से 6 दिसंबर 1945 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस वर्नर विलिये जो 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक देखा जाए तो आपको राज्यपाल रहते हैं। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का पहली जो यहाँ पर आपको राज्यपाल थी वो कौन थी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। श्रीमती सरोजनी नायडू यहाँ पर आपकी पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। लेकिन तब भी इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था बल्कि संयुक्त प्रांत ही था। इसके बाद विधि भूषण मलिक कार्यवाहक थे 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक। इसके बाद HP मोदी बनते हैं 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी जो बदलती हैं फैक्ट के तौर पर कि अब यहाँ पर गणतंत्र हो जाता है। गणतंत्र होने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल जो होते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका नाम भी पड़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पहले आपके राज्यपाल होते हैं गणतंत्र होने के बाद भारत के, और उत्तर प्रदेश नाम पड़ने के बाद पहले राज्यपाल का नाम यहाँ पे है HP मोदी जो 26 जनवरी 1952 से 1 जून यहाँ पर 1952 तक रहते हैं। इसी तरीके से कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी देखा जाए तो 2 जून 1952 से 9 जून 1957 तक। वाराह वेंकटगिरी 10 जून 1957 से 30 जून 1960। बी रामकृष्ण राव 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962। विश्वनाथ दास 16 अप्रैल 1962 से 30 अप्रैल 1967 तक। डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी 1 मई 1967 से 30 जून 1972। शशिकांत वर्मा देखा जाए तो कार्यवाहक आपको राज्यपाल के रूप में काम करते हैं 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972 तक। इसके बाद अकबर अली खान आते हैं 13 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक राज्यपाल रहते हैं। डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977 तक। गणपत राव डी तपासे 2 अक्टूबर 1970 से 27 फरवरी 1980 तक। चंद्रशेखर प्रताप नारायण सिंह 28 फरवरी 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसके बाद मोहम्मद उस्मान आरिफ जो हैं कार्यवाहक यहाँ पर देखा है तो राज्यपाल के रूप में काम करते हैं 31 मार्च 1985 से 11 फरवरी 1993 तक। इसी तरीके से बी सत्यनारायण रेड्डी 12 फरवरी 1990 से देखा जाए तो 25 मई 1993 तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मोतीलाल वोरा को देखें 25 मई 1993 से 3 मई 1996 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996 तक। रोमेश भंडारी 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी जो हैं एक बार फिर से कार्यवाहक यहाँ पर देखें, इनका कार्यकाल आता है 17 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1998 तक।
सूरजभान जो है राज्यपाल बनते हैं आपके 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर 2000 तक। विष्णुकांत शास्त्री जो 24 मार्च 2000 से लेकर 3 जुलाई 2004 तक रहते हैं। सुदर्शन अग्रवाल यहां पर देखा जाए कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम करते हैं, 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2004 तक ही रहते हैं, 8 जुलाई 2004 तक। इसके बाद टीवी राजेश्वर जो है 8 जुलाई 2004 से लेकर 27 जुलाई 2009 तक। बीएल जोशी जो 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014 तक रहते हैं। अजीज कुरैशी जिस कुछ समय तक यहाँ पे कार्यवाहक रहते हैं, 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक। इसके बाद देखा है तो राम नाईक बन जाते हैं 22 जुलाई 2014 से 29 जुलाई यहाँ पर 2019 तक। और अभी हैं आनंदीबेन पटेल जो 29 जुलाई 2019 तक अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फैक्ट है आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फैक्ट है उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो प्रथम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल दोनों ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्रीमती सरोजनी नायडू है। सॉरी। इसके बाद राज्यपाल के संदर्भ में कुछ और तथ्यों को देखते हैं, इसके बाद हम मुख्यमंत्री के संदर्भ में यहाँ पे कुछ तथ्यों को देखेंगे। मंत्रीगण जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद आपको धारण कर सकता है और सदन जो है वो 2 विधानसभा एवं विधान परिषद के होते हैं। मंत्री बनने से यहाँ पर देखा है तो दोनों सदनों में किसी एक सदन का यहाँ पे सदस्य होना उसके लिए आवश्यक है। विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन के रूप में काम करती है और इसके 173 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष में यहाँ पर आपको सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य का इसमें देखा जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा तथ्यात्मक जानकारी के तौर पे, मान लीजिए यदि कोई मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री ये सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के आपको मंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद ही देखा जाए तो राज्य में जो है वास्तविक कार्यपालिका का यहाँ पर आपको कार्य करती है। राज्यपाल देखा जाए अपने पद के शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के यहाँ पे सामने उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। अपने संदर्भ में कोई भी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं, न्यायालय वहां पर उसके संदर्भ में वहां पर उत्तरदायी वो नहीं है। और पदावधि के दौरान राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, पूछा जाता है कि क्या जब पद पर है कोई राज्यपाल या व्यक्ति कोई राज्यपाल के पद पर है तो क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है? तो यहाँ पे देखिए नहीं की जा सकती है और ना ही उसके खिलाफ किसी न्यायालय के द्वारा कोई गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। तो ये दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। राज्यपाल के प्रति सिविल कार्यवाही की दशा में 2 माह पूर्व से सूचना देनी होगी। तो आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है और सिविल भी अगर कार्रवाई करनी है तो उसकी भी जानकारी आपको कम से कम 2 माह पहले देनी होगी। चलिए ये हो गया यहाँ पे राज्यपाल के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में और उसके बाद फिर यहाँ पर सचिवालय के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री देखें कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक यहाँ पे प्रधान जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और कार्यों के दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का एक लघु रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्र के स्तर पे जो कार्य कर रहे होते हैं, वहीं छोटे से राज्य के स्तर पे जो काम करता है वो आपका मुख्यमंत्री कर रहा होता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो देखा जाए तो हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल जो होता है हमेशा बहुमत दल के नेता को बुलाता है, उसे मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री ही शासन का एक तरीके से प्रवक्ता के रूप में भी काम करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की यहाँ पर देखा है तो उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को जो होता है राज्यपाल तक पहुंचाने का काम भी कौन होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा ही आपको किया जाता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो किसके हैं? मुख्यमंत्री के हैं। कुछ फैक्ट के तौर पे जैसे कि पूछ लिया जाए आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम आपको मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे है तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री रहती हैं। उत्तर प्रदेश के एकमात्र जो मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी, ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। तो अर्थात एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री बना, उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी और कहाँ के? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। रीजन ये भी था कि उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश में आता था, इसलिए उनकी साख जो थी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जैसे उत्तराखंड यहाँ पे अलग होता है तो वहां पर उत्तराखंड में अलग से यहाँ पर फिर से लड़ते हैं और वहां पे आपको चुने जाते हैं। चलिए अब बात यहाँ पे थोड़े से कुछ फैक्चुअल डेटा पे करते हैं, ठीक है।
सचिवालय के बारे में भी बात करेंगे, कुछ मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में भी यहाँ पर आपको बात करेंगे। थोड़ा सा सचिवालय और फिर मुख्यमंत्री के बारे में चलते हैं, या पहले मुख्यमंत्री का देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अब तक कौन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ध्यान, जैसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे BS येदियुरप्पा हैं, 3 दिन यहाँ पर इनका शासन रहा। 3 दिन ही देखा जाए तो जगदम्बिका पाल का यहाँ पे शासन रहा, और डेट भी यहाँ पर दी गई है। जैसे BS येदियुरप्पा 17 से 19 मई 2018 को मात्र यहाँ पे 55 घंटे के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश में देखा 21 से 23 फरवरी 1988 को देखा जाए तो ये 44 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं। इसी तरह देवेंद्र जो फडणवीस हैं, ये 4 दिन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं 23 से 26 नवंबर 2019 को, मात्र यहाँ पर 80 घंटे के लिए। इसी तरीके से 6 दिन के लिए यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं 12-17 जुलाई 1990 को। 5 जो यहाँ पे देखे 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार बनते हैं, जो 3 से 10 मार्च को यहाँ पर आपको देखा है, सॉरी 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो मंत्री हैं अलग अलग समय पे छोटे छोटे समय के लिए कार्यकाल रहा है। ऐसे 8 दिन के लिए BS येदियुरप्पा कर्नाटक में 12 से 19 नवंबर 2007 को भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे। 12 दिन के लिए SC मारक जो है मेघालय के 27 से 10 मार्च तक यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री। तो ये सबसे छोटे मुख्यमंत्रित्व काल के यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर फैक्चुअल डेटा के तौर पर ध्यान देना है। अब आइए, जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि सचिवालय क्या होता है। देखिए सचिवालय जो होता है वो प्रशासनिक एक सहयोग और परामर्श देने के लिए, जैसे कि आपको जो सरकार होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उनको यहाँ पर परामर्श देने के लिए, योजनाओं को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, सरकार को किसी संदर्भ में सुझाव देने के लिए यहाँ पर आपको देखा जाए तो सचिवालय आपको काम करता है। और इसमें जो सबसे प्रमुख एक अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं मुख्य सचिव, और उसके साथ साथ कई अन्य विभागीय आपको सचिव काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रशासनिक निकाय है और उसी को यहाँ पर आपको सचिवालय कह सकते हैं। सचिवालय की एक बात और ध्यान रखिए, इसे हम नीति निर्माणकारी निकाय भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इन्हीं से होकर के गुजरती हैं। सचिवालय के संदर्भ में यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि सचिवालय जो है राज्य के प्रशासन के पर्याय पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण इत्यादि का आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। राज्य सचिवालय जो होते हैं वो प्रशासनिक अध्यक्ष के मुख्य सचिव को कहा जाता है। इसी तरह सचिवालय के प्रत्येक विभाग के सचिव जो होते हैं वो शासन सचिव यहाँ पर उन्हें कहा जाता है। तो अलग अलग पदों पर अलग अलग यहाँ पे नाम होते हैं, अलग अलग इनके कार्यप्रणाली होती है, वो हमने यहाँ पे सचिवालय के रूप में देखा है। बाकी प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर आपके पास एक डेटा है, चलते चलते वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, क्या क्या जरूरी पहलू हैं, किस पे ध्यान ज्यादा देना है। हर एक के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन जिनके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले जैसे हमने बात किया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहता है, पहले मुख्यमंत्री। दूसरे मुख्यमंत्री देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, एक यहाँ पर काफी चर्चित व्यक्ति रहे, 28 दिसंबर से 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे यहाँ पे चंद्रभानु गुप्त रहते हैं, ये भी इनका नाम जो है आता है, काकोरी कांड के दौरान यहाँ पे देखा है उनका यहाँ पे वकालत जो की थी वो चंद्रभानु गुप्त के द्वारा उनकी की गई थी भारतीय क्रांतिकारियों की। तो 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे श्रीमती सुचेता कृपलानी जी का नाम आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक रहते हैं। इसके बाद फिर से देखिए चंद्रभानु गुप्त जो होते हैं दोबारा यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 कार्यकाल इनके द्वारा देखे गए, और 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 तक एक छोटा कार्यकाल रहा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक। उसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग जाता है, और पहला ये राष्ट्रपति शासन यहाँ पे यूपी में कब लगा, ये अगर पूछा जाए ध्यान रखिएगा 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक आपको 1 साल तक देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन आपको लगा। इसके बाद देखा चंद्रभानु गुप्त फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री आपको बन जाते हैं, और 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, 17 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक इनका शासनकाल रहता है। और एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार यहाँ पर यूपी में लगता है, और इस बार 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक यहाँ पर आपको रहता है। और ये देखा जाए तो ये लगातार दूसरी बार है जब राष्ट्रपति शासन लगा, वो भी जब चौधरी चरण सिंह यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लगे हैं। इसके बाद बनते हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक इनका एक छोटा सा कार्यकाल देखने को मिलता है। कमलापति त्रिपाठी जो है 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1993 तक यहाँ पर 73 तक इनका कार्यकाल रहता है।
फिर से यहाँ पे तीसरी बार उत्तर प्रदेश में देखा है, तीसरी बार आपको राष्ट्रपति शासन लगता है और इस बार 13 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन रहता है। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जो 8 अक्टूबर 1973 से 30 नवंबर 1975 तक यहाँ पर आपको शासन संभालते हैं और उसके बाद चौथी बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक इनका शासन रहता है। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी, यहां पे देखें नारायण दत्त तिवारी जो हैं आपको 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1970 तक शासन, फिर पांचवी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 30 अप्रैल 1970 से 23 जून 1970 तक। राम नरेश यादव 23 जून 1970 से 28 जून 1970 तक इनका यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहता है। बनारसी दास जो होते हैं वो 19वें यहाँ पर आपको देखा जाए, एक और यहाँ पर आपको बनते हैं मुख्यमंत्री और 29 फरवरी 1979 से 19 फरवरी 1980 बहुत छोटे छोटे कार्यकाल आपको देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी आपको देखा जाता है इस दौरान जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका छोटा सा कार्यकाल रहता है, वो हटाए जाते हैं, फिर दूसरे बनते हैं और जब किसी का यहाँ पर नहीं बन रहा होता है फिर राष्ट्रपति शासन लग जा रहा था। तो ये बार बार आपको ये 1960, 70, 80 के दशक में आपको यूपी में काफ़ी सारे राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए छठी बार राष्ट्रपति शासन आपको कब लगता है, 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 9 जून 1980 से 3 अगस्त 1982 तक आपको मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालते हैं। श्रीपति मिश्र 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1994 तक आपको मुख्यमंत्री रहते हैं। नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक। वीर बहादुर सिंह 24 फरवरी 1985 से 25 जून 1988 तक। नारायण दत्त सिंह 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1990 तक। उसके बाद मुलायम सिंह यादव देखा जाए तो 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक आपका शासन रहता है। कल्याण सिंह इसके बाद बनते हैं 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992। इसी दौरान देखा जाए तो आपको एक तरीके से बाबरी मस्जिद यहाँ पर गिराई गई थी, जिसके कारण यहाँ पर इनको मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखा है तभी यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन जो है यूपी में 7वीं बार लग जाता है। 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहता है। फिर मुलायम सिंह यादव देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनते हैं 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक। उसके बाद मुख्यमंत्री बनती हैं, अगली मुख्यमंत्री यहाँ पर देखा है तो मायावती बनती हैं 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक। इसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है लगातार 2 बार। पहला जो था 18 अक्टूबर 1995 से 17 अक्टूबर 1996 तक और 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक लगातार 2 साल आपको राष्ट्रपति शासन रहता है। इसके बाद फिर से मायावती जो है शासनकाल आता है 21 मार्च 1997 से लेकर के 21 सितंबर 1997 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद देखा है तो कल्याण सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 21 सितंबर 1997 से लेकर के 12 नवंबर 1999 तक इनका शासन रहता है। फिर से राजनाथ सिंह यहाँ पर देखा जाए तो आपको मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी के और पहली बार 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 और फिर 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक यहाँ पे राजनाथ सिंह का शासन रहता है। इसके बाद फिर से देखा है तो राष्ट्रपति शासन आपको लग जाता है यूपी में और 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक इनका शासन चलता है, राष्ट्रपति शासन रहता है और ये 10वीं बार था जब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा। ये 10वीं बार और अंतिम बार था जब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद से देखा है तो यूपी में अब राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा है। फिर से देखें तो सुश्री मायावती यहाँ पर आपको बनती हैं 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। मुलायम सिंह यादव 2003 से लेकर 2007 तक। मायावती 2007 से लेकर 2012 तक। अखिलेश यादव जो हैं 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक और योगी आदित्यनाथ योगी जो है 19 मार्च 2017 से अब तक यहाँ पर दूसरा कार्यकाल देख रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये पूरे मुख्यमंत्रियों की एक स्थिति। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, जगदम्बिका पाल सबसे कम कार्यकाल था 21 फरवरी 1998 से 23 फरवरी 1998 तक मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ दिलाई गई, पर न्यायालय के द्वारा इनकी नियुक्ति को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके कारण इन्हें हटा दिया गया था। तो सबसे छोटे समय के यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री कौन है, जगदम्बिका पाल, वो भी कहाँ से, यूपी से। ये तो मुख्यमंत्रियों से संबंधित यहाँ पे कुछ फैक्ट हमने देख लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं सचिवों के संदर्भ में एक बार फिर से।
राज्य के जो मुख्य सचिव का जो स्थान है, ठीक है, वो राज्य में केंद्र शासन में वही स्थान होता है। जैसे कि कैबिनेट सचिव आपको केंद्र में दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर राज्य में सचिव होते हैं। राज्य के जो संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? आपका मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव, शासन सचिव और राज्य कैडर में आईएएस का यहाँ पर देखा जाए तो एक वरिष्ठतम अधिकारी ही यहाँ पर आपको बनता है। मुख्य सचिव राज्य शासन की यहाँ पर धुरी मानी जाती है और साथ ही मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। कार्य के दृष्टिकोण से देखें, जो सचिव के काम होते हैं वो सरकारी नीतियों को बनाना, जरूरी सामग्री को एकत्रित करना, उसका यहाँ पर विश्लेषण करना और मंत्रिपरिषद के पास भेजना, सचिवालय का यहाँ पर काम करना, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके अंतर्गत होती हैं। ये सारे काम यही करते हैं। अब बात करते हैं राज्य की जो कार्यात्मक इकाइयां हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेते हैं। देखिए, राज्य में मंडल स्तर पर मंडलायुक्त होते हैं और मंडलायुक्त का काम होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना और कार्य इत्यादि को संचालित करवाना। जिला स्तर पर देखा जाए तो जिलाधिकारी होता है और तहसील स्तर पर देखा जाए तो एसडीएम यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसे हम बीडीओ यहाँ पर कहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभागों का अपना एक पृथक पृथक आपको अस्तित्व शासन संस्था में बना रहता है। राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत यहाँ पर की जाती है और महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसी तरीके से महाधिवक्ता जो है विधि के विषयों पर राज्यपाल को यहाँ पर सलाह देने का मूल रूप से काम करते हैं। चलिए यहाँ पे एक फैक्ट आपको देख लेते हैं। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों के बारे में भी कुछ हमारे पास डेटा है, वो भी यहाँ पर आपको देख लेते हैं। सबसे पहले राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। नफीकुल हसन 21 दिसंबर 1950 से 19 मई 2052। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष। आत्माराम गोविंद खेर 20 मई 1951 से 25 मार्च 1962। मदन मोहन वर्मा 26 मार्च 1962 से 16 मार्च 1967। जगदीश शरण अग्रवाल 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974। आत्माराम गोविंद खेर 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974। वासुदेव सिंह 18 मार्च 1974 से 12 मार्च 1977 तक। बनारसी दास 12 जुलाई 1970 से 26 फरवरी 1979 तक। जगन्नाथ प्रसाद कार्यकाल रहते हैं 25 फरवरी 1979 से 12 फरवरी 1980 तक। श्रीपति मिश्र 7 जुलाई 1980 से 18 जुलाई 1982 तक। यादवेंद्र सिंह कार्यकारी रहते हैं 19 जुलाई 1982 से 14 अगस्त 1982 तक। धर्म सिंह देखा जाए 25 अगस्त 1982 से 15 मार्च 1985 तक। इसके बाद आते हैं नियाज हसन 15 मार्च 1985 से 8 जनवरी 1990 तक और हरिकिशन श्रीवास्तव 9 जनवरी 1990 से 30 जुलाई 1991 तक। इसके बाद केशरीनाथ त्रिपाठी 30 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993 तक। धनीराम वर्मा देखें तो बन जाते हैं विधानसभा सभापति अध्यक्ष 15 दिसंबर 1993 से 20 जून 1995 तक। बरखूराम वर्मा 20 जून 1995 से 17 जुलाई 1995 तक। केशरीनाथ त्रिपाठी देखा है तो लगातार 2 कार्यकाल हैं, 17 मार्च 1997 से 14 मार्च 2002 और 14 मई 2002 से 19 मई 2004 तक। इसके बाद डॉक्टर वॉकर अहमद शाह जो होते हैं कार्यकारी आपको सभापति बनते हैं 19 मई 2004 से 26 जुलाई 2004 तक। माता प्रसाद पांडे यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2004 से 18 मई 2007 तक। सुखदेव राजभर 18 जुलाई मई 2007 से 13 अप्रैल 2012 तक। माता प्रसाद पांडे 13 अप्रैल 2012 से 11 मार्च 2017 तक और हृदय नारायण दीक्षित 30 मार्च 2017 से अब तक यहाँ पर आपको देखा जाए तो अध्यक्ष रूप में कार्यकाल संभाल रहे हैं। अब देखा जाए तो सदनों की दोनों बैठक में भाग भी लेते हैं, परंतु यहाँ पर आपको सचिवों को, महाधिवक्ताओं को बोलने का यहाँ पे अधिकार नहीं होता है। ये एक जो मुद्दा है, वोट इत्यादि नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है अब विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा आप समझते हैं। विधानमंडल क्या है? देखिए, विधानमंडल जो होता है इसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गई। काम क्या होता है? देखिए, जैसे संसद आपको काम करती है वैसे ये भी काम करते हैं। विधि का निर्माण करना होता है, उसको निर्माण करके जो भी ड्राफ्ट होते हैं, बिल होते हैं, उस पर चर्चा करना, उस पर बिल बनाने का काम, तो ये सारा काम इनका होता है।
विधानमंडल में राज्यपाल सर्वोपरि है। राज्यपाल ही देखा जाए तो आपको सदनों के यहाँ पे अधिवेशन बुलाते हैं, दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं, विधानसभा का विघटन करते हैं, निम्न सदन से बजट को रखवाते हैं और विधेयकों को यहाँ पर राष्ट्रपति के वो भेजते हैं। ये सारा काम होता है राज्यपाल कराता है। इसी तरह सदन के सत्र में ना होने की अवस्था में राज्यपाल जो है अध्यादेश भी यहाँ पर आपको जारी कर सकता है। इसी तरह विधानसभा जो होती है उसे हम निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद जो होती है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा में आपको 60 में से कम 500 से अधिक 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में देखा है उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कुल सांसदों की संख्या आपको 400 है, जिसमें से 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन नॉमिनीज होता है। विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है 18 वर्ष के ऊपर के वयस्क मतदाताओं के द्वारा यहाँ पर सीधे चुनाव के माध्यम से किया जाता है। वह भारत का नागरिक हो सकता है। जो विधानसभा का सदस्य होगा उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रावधान भी हैं, कुछ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटीज भी हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो, विकृत ना हो और कोई यहाँ पे लाभ का पद भी धारण ना करता हो, ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर विधायक के तहत का पद के संदर्भ में चुनाव लड़ सकता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो कि यहाँ पे शासन प्रक्रिया को संचालित डेली बेसिस पर करते हैं जब भी सत्र चल रहा होता है। और मंत्रिपरिषद का राज्य विधानसभा के प्रति यहाँ पर आपको उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यहाँ पर प्रक्रियाएं वैसी ही हैं जैसे कि आपको संसद में यहाँ पर संसद का कार्यभार होता है। अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, फिर आएंगे हम न्यायपालिका के बारे में। विधान परिषद को अगर हम देखें तो ये राज्य का आपको क्या होता है, एक उच्च सदन होता है। ठीक है, इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के, 1/3 सदस्य वर्ष के अध्यापकों के द्वारा, 1/2 सदस्य स्नातकोत्तरों के द्वारा, 1/6 सदस्य होते हैं राज्यपाल के द्वारा, राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा निर्देशित यहाँ पर किए जाते हैं। विधान परिषद सदस्य होने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो और साथ ही 30 वर्ष की यहाँ पर उससे अधिक की उसकी आयु भी होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से किसी को एक सभापति और उप सभापति का यहाँ पर चुनाव करता है। वो उसकी शासन प्रक्रिया को जब भी यहाँ पर विधान परिषद का सत्र चल रहा होगा उसका शासन संचालन करते हैं। विधेयक बनाने के मामले में विधान परिषद उसे प्रथम बार 3 महीने एवं द्वितीय बार यहाँ पर 1 महीने तक किसी भी बिल को अपने पास रोक सकने का उसके पास अधिकार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति आज दोनों सदनों की यहाँ पे संयुक्त और पृथक यहाँ पर आपको समितियों के रूप में काम करती हैं। तो ये हो गया आपका विधान परिषद विधानमंडल के बारे में। अब अगला यहाँ पे देखिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका के संदर्भ में यहाँ पे कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे न्यायपालिका के बारे में आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि संविधान की संरक्षक और शासन के तीसरे अंग के तौर पर हम न्यायपालिका को देखते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के द्वारा जो भी क्षेत्र अधिकारी कार्य, विधान और संविधान के पूरे कार्य को एक सिरे से यहाँ पर ये खारिज कर देती है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर देखा जाए तो आपको उच्च न्यायालय कार्य करता हुआ दिखाई देगा। न्यायपालिका जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान के यहाँ पे सजग प्रहरी के तौर पर भी देखी जाती है। वहीं उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यहाँ पे होगा जो कि आर्टिकल 214 कहता है। लेकिन संसद जो है विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय को आपको स्थापित कर सकती है और आर्टिकल 231 में यहाँ पर यह प्रावधान किए गए हैं। ठीक उसी तरीके से वर्तमान में भारत में देखा है तो 25 आपको उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल केवल दिल्ली में यहाँ पर एक उच्च न्यायालय आपको कार्य कर रहा है। ये फैक्ट इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में बनते हैं, पूछते हैं। इसी तरह प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर यहाँ पर किया जाता है और उनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा मूल रूप से की जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो इलाहाबाद में है और एक खंडपीठ जो है वो आपको लखनऊ में है। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 160 है, जो किसी भी उच्च न्यायालय में आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसी तरह उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि यहाँ पर कार्यरत होते हैं। समस्त नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय की यहाँ पर आपको स्थापना की गई है। यह एक अभिलेख न्यायालय होते हैं जिनके अभिलेखों को संक्षिप्त महत्व के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया जाता है।
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक यहाँ पर आपको कार्य कर सकता था। कार्यकाल जो होता है कब तक होता है? 62 वर्ष का। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ योग्यताएं भी यहाँ पे तय की गई हैं। पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि कम से कम वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण प्रकार की यहाँ पर वो रिटें भी दायर कर सकता है। तो ये कुछ जानकारी है जो कि यहाँ पर न्यायालय से संबंधित है। अब बात करते हैं जिला न्यायालय के बारे में। देखा उत्तर प्रदेश के आपको 75 न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले के नियंत्रण जो होते हैं जिला न्यायाधीश यहाँ पर आपको करता है। ठीक है, जिला जज के अलावा एक जिला अतिरिक्त यहाँ पर देखा है, एक अतिरिक्त आपको जिले स्तर पर जिला सेशन जज भी होता है। जिला जज जो है, एक अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से कौन करेगा? यहाँ पर आपको राज्यपाल करते हैं। इसी तरह अधीनस्थ न्यायिक सेवा को उत्तर प्रदेश की सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में यहाँ पर आपको विभाजित किया जा सका है। उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला और सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, जिला जज, सिविल जज, सीनियर डिवीजन और सिविल जज, जूनियर डिवीजन के न्यायालय भी आपको स्थापित किए गए हैं। राजस्व संबंधी विवादों के निपटाने के लिए जहां राजस्व परिषद होती है और इसके लिए यहां पर देखा जाए तो आयुक्त, कलेक्टर और सहायक कलेक्टर यहां पर आपको काम कर रहे होते थे। इस तरह के कार्यों को यही देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे जुड़ा हुआ पहलू है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रमुख केंद्रीय कारागार कौन कौन से हैं जो आपको यूपी में बने और कब बने, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय कारागार एक है आपको आगरा में, 1844 में यहाँ पे सबसे पहला केंद्रीय कारागार बना। केंद्रीय कारागार बरेली का देखा जाए तो 1848 में बनाया गया। एक आपका लखनऊ में है जो 1867 में बना, फतेहगढ़ में 1868 में, नैनी प्रयागराज में 1869 में और वाराणसी में 1877 में यहाँ पर देखा जाए तो 6 केंद्रीय आपको कारागार हैं और हर जगह यहाँ पर एक कारागार बनाया गया है, वो भी 6 अलग अलग जिलों में। भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय कारागार लखनऊ को 1949 में आदर्श कारागार के रूप में यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। ठीक है, लखनऊ में ही संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान की यहाँ पर स्थापना भी की गई है और यह कारागार प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखने का। ठीक है, कि लखनऊ के कारागार में संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान भी आपको स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं कि पारिवारिक न्यायालय क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। देखिए पारिवारिक न्यायालय जो है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडल मुख्यालय में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों व संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर में देखा जाए तो 2-2 पारिवारिक न्यायालय आपको स्थापित किए हैं। जहां संख्या ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन क्षेत्र में, लखनऊ और कानपुर नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय हैं, बाकी सभी मंडलों में आपको देखा जाए तो एक है। इसके बाद आता है लोक अदालतें क्या होती हैं। लोक अदालतें देखें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के एक पारित किया गया और उसके माध्यम से इसे यहाँ पे स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना यहाँ पर आपको की गई है। तो राज्य के स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। वर्तमान में देखा प्रदेश के समस्त जनपदों में 3 अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के जो समस्त मंडलीय मुख्यालय है इसमें पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है और वादों की अधिकता कारण लखनऊ कानपुर में 2-2 बना दिए गए हैं। पारिवारिक न्यायालय में किस तरीके के मामलों को सुलझाया जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि विवाह संबंधी, पति पत्नी संबंधित एवं बच्चों की कस्टडी और संरक्षता संबंधित यहाँ पे विषयों को इसमें निपटाया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A में यहाँ पर आपको इसको प्रावधान भी है और राज्य सरकार 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से उन्होंने बनाया और इस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो की गई है वो इस अधिनियम के माध्यम से ही की गई है। इसके बाद
इन प्राधिकरणों का जो कार्य है कि अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करना, निःशुल्क विधिक सेवा, समाज के कमजोर वर्गों को इन प्राधिकरणों के द्वारा सहायता प्रदान किया जाना, और चाहे वो दीवानी मामले हो, फौजदारी हो, राजस्व हो, चकबंदी हो, भरण पोषण, विवाह, तलाक के मामलों को लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया जाना जैसे कार्यों को यहाँ पर ये देखते हैं। तो ये तो हो गया अदालतों के बारे में। एक और शासन प्रणाली का एक और हिस्सा होता है जिसको हम पंचायती राज प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज प्रणाली की क्या विशेषता है, इसको भी समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देखें तो संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम से जानते हैं, पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को यहाँ पे स्वीकृत किया गया। 15 अगस्त 1947 में पंचायतों की यहाँ पे स्थापना जो है वो शुरू भी हो गई, और 1995 में पंचायतों को दूसरे चुनाव के माध्यम से पंचायती अदालतों का नाम न्याय पंचायत यहाँ पे कर दिया गया। 1961-62 में देखा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 यहाँ पर आपको पारित किया गया, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसे आप कह सकते हैं जहां पे ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली होती है, इसकी अनुमति दी गई। इस व्यवस्था को लागू किया गया। ऐसा ही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये भी एग्जाम्पल, ये भी जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद प्रणाली को लागू किया गया। इसी तरीके से 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, समय अनुसार यहां पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके अध्याय 9 को यहां पर जोड़ दिया गया, और अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक के इसमें संबंधित सभी विभिन्न व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। तो अनुच्छेद, भाग, अध्याय कब किया गया, किसकी सिफारिश किया गया, ये लगातार पंचायती राज प्रणाली से आपसे लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक 1994 में पारित किया गया। 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्वरूप यहाँ पे प्रदान किया गया। इसमें भी देखें, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तरों पर पंचायतों में एक रूपता लाने के लिए प्रयास यहां पर मूलतः किया गया था। अब इसके माध्यम से संगठन में संरचना, SC, ST, OBC, महिला आरक्षण निश्चित करना, कार्यकाल निश्चित करना, वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियां इत्यादि की भी यहां पर इसमें व्यवस्था इत्यादि की गई। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार है देखा है तो अलग अलग समय पर कई सारी समितियां गठित की गई, जिनको लेकर एग्जाम में आपसे प्रश्न बनते हैं। उनको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहली यहाँ पे समिति जो बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि गठित हुई थी 1957 में। दूसरी जो समिति गठित हुई इसका नाम था अशोक मेहता समिति, जो कि 1970 में से इसका गठन किया गया। तीसरी समिति का नाम था PVK रॉय समिति, और इसको गठित किया गया 1985 में। चौथी समिति यहाँ पे देखिए LM सिंघवी समिति, जो 1986 में गठित की गई। इसके बाद 64वां संविधान संशोधन 1989 में और 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से यहाँ पर आपको प्रभावी हुआ। इस तरीके से पूरी एक पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में जो अलग अलग समितियां और संशोधन यहाँ पे किए गए, उनको हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात यहाँ पे करते हैं जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के बारे में। इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या कार्य होता है, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जिला पंचायत क्या है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर आने वाली जो व्यवस्था का नाम है उसका नाम होता है जिला पंचायत। इसका संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का यहाँ पे चुनाव जो होता है जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा। जबकि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव का क्षेत्र वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का जो सचिव है वो जिले का देखा है तो मुख्य विकास अधिकारी और पंचायती राज यहाँ पे अधिकारी होते हैं। इसी तरीके से जिला पंचायत अपने सदस्यों में 6 प्रकार की समितियां यहाँ पर आपको बना सकते हैं, जिसमें आपको देखा है तो प्रशासनिक समिति है, नियोजन समिति एवं विकास समिति है, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और 6 जल प्रबंधन समिति इसमें शामिल होती है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत को अगर हम देखें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर की जो प्रणाली उसे हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख और एक उप प्रमुख यहाँ पर होते हैं। प्रमुख का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है और
क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर इसको नियुक्त किया जाता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच की एक कड़ी के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। इस पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, और यहां भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में आपको बनाई जाएंगी, अर्थात यही जो 6 समितियां ऊपर हैं वो भी आपको क्षेत्र पंचायत में भी आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों की प्रणाली, ग्राम प्रधान को हटाने की व्यवस्था, ग्राम पंचायत के कार्य, वो भी देख लें। सबसे पहले देखिए, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष और प्रधान होता है, जिसका चुनाव यहाँ पे ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक की आयु के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, और ग्राम पंचायत के सदस्य प्रधान चुने हुए न्यूनतम उसकी जो आयु सीमा होगी वो 21 वर्ष होगी। इस पंचायत का जो सचिव होगा ग्राम विकास अधिकारी होगा, और यहाँ भी उपरोक्त भी 6 समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान को आपको हटाना है तो उसके लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत के द्वारा एक विशेष बैठक यहाँ पर आपको बुलाई जाती है। इसके पश्चात 15 दिन पूर्व यहाँ पर देखा जाए तो आपको जब भी ऐसी बैठक आपको बुलानी है तो पहले दिन 15 दिन पहले आपको बता दीजिए कि देखिए इस 15 तारीख डेट को यहाँ पर आपको ऐसी बैठक होने वाली है। विशेष बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के करीब 2/3 बहुमत के द्वारा प्रधान को आप मूल रूप से हटा सकते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणापूर्ति का होना भी जरूरी है, और जो इस ग्राम सभा का 1/3 सदस्यों से कम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकती है। यदि विशेष बैठक में गणपूर्ति यहाँ पर उपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हैं तो उस बैठक में 1 वर्ष के भीतर यहाँ पे नहीं लाया जा सकता, अर्थात कि मान लीजिए ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक बुलाई उसकी गणपूर्ति ही पूरी नहीं हुई, तो फिर दोबारा अगर आप सोचें कि नहीं 2 दिन बाद फिर से बैठक ऐसी बुला लें, तो ऐसा नहीं किया। कम से कम 1 साल तक आप अगली ऐसी कोई बैठक नहीं बुला सकते हैं। नगर निकाय प्रणाली देखा है तो नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पहले ग्राम पंचायतों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, फिर नगर निकाय प्रणाली पे जाएंगे। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है, किस तरीके के कार्य करते हैं ये, तो यहाँ पे देखिए कृषि, ग्राम विकास से संबंधित सभी ग्राम स्तरीय कार्यों का संचालन के माध्यम से किया जाएगा। इसी तरीके से सभी प्रकार की पेंशन हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, किसान पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, लाभार्थियों को चुनने और उनको पेंशन देने का काम भी इनके द्वारा किया जाएगा। सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों को अस्वीकृत करने, उन्हें बांटने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के भवन का रखरखाव भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। सरकारी नलकूपों का संचालन, हैंडपंपों की मरम्मत, रखरखाव और अखाड़ा, व्यायामशाला इत्यादि पर नियंत्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में कुछ तथ्य ध्यान रखना है कि चुनाव कौन कराता है, जैसे कि ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सदस्य। तो ग्राम प्रधान ग्राम सभा की वयस्क जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उप प्रधान ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों में से होते हैं, और सदस्य जो होते हैं वो भी ग्राम सभा से होते हैं। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत सचिव जो होते हैं इसके वीडियो होते हैं, आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। अब ग्राम पंचायत के साथ साथ देखा जाए तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के संदर्भ में भी इन्हीं तथ्यों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र पंचायत में चुनाव कौन कराता है, तो यहाँ पे ग्राम प्रधान के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा, यहाँ पे उप प्रधान सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा, यहाँ सदस्य होते हैं ग्राम सभा के द्वारा होते हैं। इसमें भी आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इनमें क्षेत्र पंचायत सचिव होता है। वहीं जिला पंचायत स्तर पर देखा जाए चुनाव यहाँ पे कौन कराता है, तो ग्राम प्रधान सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही किसी एक को चुना जाएगा, उप प्रधान सदस्यों में से अपनों में से ही किसी एक को चुन लिया जाएगा, और सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर चुने जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका चुनाव होता है। और जिला पंचायत सचिव जो होते हैं वो सीडीओ आपको होते हैं। तो ये पूरी एक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, उसका यहाँ पर अंग है। अब बात करते हैं नगर निकायों के बारे में, उनकी यहाँ पे शासन प्रणाली कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देखिए नगर निगम है, नगर पालिका होती हैं और नगर पंचायत होते हैं। इसमें भी आपको 3 स्तर देखने को मिलते हैं। नगर निगम जो होते हैं उनका गठन का मानक है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनको हम नगर निगम घोषित कर सकते हैं।
नगर पालिका के संदर्भ देखें तो 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें 75% से ज्यादा जो व्यक्ति है जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो, उसको हम नगर पालिका घोषित करेंगे। और नगर पंचायत का मतलब है जहां 15,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले लोग रहेंगे, उसको हम नगर पंचायत कहेंगे। इसी तरीके से निकाय का जो स्वरूप होता है, जैसे नगर निगम की हम बात करें तो 1 मेयर, 1 उपमेयर और 3 आपको यहाँ पे सभासद होंगे। नगर पालिका में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 यहाँ पे सभा सदस्य होंगे। और नगर पंचायत में भी 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 यहाँ पे आपको सदस्य कार्य करते हैं। नगर पंचायत के संदर्भ में देखा जाए तो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष रूप से आपको जनता के द्वारा यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित जो सदस्य होते हैं 10 में से करीब यहाँ पे 24 से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो 10 से कम और 24 से ज्यादा कोई भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो एक शासन प्रणाली की एक व्यवस्था आपको काम करते हुए आपको दिखाई देगी। इसके बाद नगरों के संदर्भ में शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए राज्य विधानमंडल जो है संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 को यहाँ पे पारित करता है। इन दोनों ही अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य में सभी प्रकार के नगरों, समिति नगर निगम, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां इत्यादि आपको स्थापित कर दी गई। तो स्वतंत्रता के पूर्व भी देखा है तो नगरों के शासन प्रणाली यानी कि नगरों को संचालित करने के लिए भी अपनी तरीके की शासन व्यवस्थाएं पहले से स्थापित थी। संवैधानिकता के अभाव में कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इन निकायों को सुनिश्चित ढंग से लेकिन कार्य करने को मौके नहीं मिलते थे, इतना कार्य यहाँ पे नहीं किया जा सकता था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1993 में केंद्र सरकार के द्वारा 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से नया अध्याय 9A यहाँ पे जोड़ा गया और अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG तक यहाँ पर इनके संदर्भ में कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी लेकर आई, जिसके माध्यम से 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और यहाँ पे अधिनियम पारित किया गया, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से एक नया कानून बनाया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किए गए। और लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ये 4 प्रकार के भी हैं और इनके घोषणा जो होती है कि कौन नगर निगम होगा, कौन नगर पालिका होगी, नगर पंचायत होगी, इसकी घोषणा यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए देते हैं इनके प्रकारों के संदर्भ में जो जानकारी है वो भी समझ लेते हैं। देखिए पहला जो होता है ऐसा क्षेत्र जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र होंगे, यहाँ पे नगर निकाय की आपको स्थापना की जाएगी। 10 लाख से ज्यादा जो होते हैं हम महानगर की श्रेणी कहते हैं। फिर 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे हम बृहत्तर नगरीय क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं और इसमें भी नगर निगम की स्थापना होती है। इसके बाद 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे हम लघुत्तर नगरीय क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं और यहाँ पर आपको नगर पालिका देखने को मिलती है। और चौथा जो है 15,000 से 1 लाख होती है कम जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्र, जहाँ पर आपको नगर पंचायत आपको काम करती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से नगर निगमों की रचना एक प्रकार से 1 मेयर, 1 उपमेयर, 3 सभासद यहाँ पे करेंगे। नगर प्रमुख जो है वयस्क जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसकी सहायता के लिए देखा जाए 1 उपनगर की यहाँ पर उपनगर प्रमुख की नियुक्ति की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए सभासदों के द्वारा ही की जाएगी। नगर प्रमुख जो है उसका कार्यकाल जरूर यहाँ पे 5 वर्ष तक रहता है और पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव को भी लाया नहीं जा सकता है। ये 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ, उस तिथि से वह पुनः 2 वर्ष तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम 1687 में यहाँ पे स्थापित किया गया। तो पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास है, भारत का पहला नगर निगम है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, एक निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है, एक पदेन होते हैं और इसी तरीके से उनकी शासन प्रणाली में तीनों का अपना अपना एक स्वरूप होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए निर्वाचित जो सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष 1-1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह आवश्यक रूप से उनका निर्वाचन सूची में हो, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों, ऐसे ही व्यक्तियों को यहाँ पर इसके सदस्य के रूप में चुना जाएगा। नगर पालिका परिषद की अगर हम बात करें तो नगर पालिका परिषद की रचना 1 अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, उपाध्यक्ष 1 अप्रत्यक्ष निर्वाचित और 3 प्रकार के सदस्यों की होती है।
परिषद के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 25 से 55 के बीच रहेगी। मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होगी वो 3 से 5 के बीच रहेगी और इनमें वार्ड के बजाय यहाँ पर इन्हें हम कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की टोटल संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी यहाँ पर आपकी स्थिति बनी रहती है। तीसरी जो इसमें शासन प्रणाली की व्यवस्था है उसे हम कहते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत को अगर हम देखें तो इसमें आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलता है जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस कई बार पूछा जाता है कि नगर निगम नगर पंचायत के यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, पदेन होते हैं, कैसे होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कैसे होते हैं, सभासद कैसे चुने जाते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एक उपाध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक यहाँ पे नहीं हो सकता, 10 से 24 के बीच में रहेगी। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 रहेगी और शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति इसमें भी आपको बनी रहती है। तो ये तो हो गया यहाँ पर शासन प्रणाली की त्रिव्यवस्थीय व्यवस्था। अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख आयोगों के बारे में, शासन प्रणाली के जो एक अभिन्न हिस्सा है, काम करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में, ठीक है, राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, 243A से I से लेकर 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल जो होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर गठन करते हैं। पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर मूल रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखा है प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन है 1994 ईस्वी में यहाँ पर गठन हुआ था और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ दिसंबर 2011 में गठित हुआ। 5वें वित्त आयोग का गठन जो है के अध्यक्ष जो है आनंद मिश्र हैं जो 10 अक्टूबर 2015 से अब तक हैं। नगर निकायों के कुल विभाज्य पुल का 60% जो है पंचायती राज संस्थाओं को 40% यहाँ पर दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के अंश में से 70% ग्राम पंचायत, 20% जिला पंचायत, 10% जो है वो क्षेत्र पंचायतों को यहाँ पर जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख यहाँ पे लोकायुक्तों की। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो हैं, पहले यहाँ पर लोकायुक्त का नाम है न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ये ध्यान रखिएगा, पहले जरूर कई बार पूछे जाते हैं। तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल पहले उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त रहे हैं। 14 मार्च 14 यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/1997 से लेकर के 13/9/1982 तक पदभार। ध्यान रखिए सबसे पहले कब से कब तक रहे हैं जरूरी नहीं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है पहले के बारे में, बाकी डेटा उतना जरूरी नहीं है। तो न्यायमूर्ति पहले थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। उसके बाद यहाँ पे फिर बनते हैं न्यायाधीश जो हैं M हुसैन 1983 से 1989 तक। फिर न्यायाधीश कैलाश नाथ गोयल 1989 से 1995। न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1995 से 2000। न्यायमूर्ति यहाँ पर सुधीर चंद्र वर्मा जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको रहेंगे 2000 से लेकर 2006। न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा 2006 से 2014 और न्यायमूर्ति संजय मिश्र 2016 से अब तक यहाँ पर आपको कार्यभार संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो कार्यकाल रहेगा वो 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना है। मार्च 2012 में संशोधित अध्यादेश जारी करते हुए इनके कार्यकाल को अब यहाँ पे 8 वर्ष कर दिया गया है। तो एक ही बार में एक व्यक्ति जो होता है सीधा 8 साल के लिए यहाँ पे पद पे रह सकता है। लोकायुक्तों के संदर्भ में कुछ डिटेल भी आपको बताते चलते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 आपको पारित किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त 1970 को पहले या प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया। लोकायुक्त की सहायता के लिए देखा जाए तो एक उप लोकायुक्त की भी नियुक्त की जाती है और लोकायुक्त देखा जाए और उप लोकायुक्त दोनों का जो कार्यकाल है पहले 6 वर्ष था, लेकिन 2012 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अब 8 वर्ष कर दिया गया है। इस पद सेवानिवृत्ति आपको कोई भी न्यायाधीश जो होगा उसे ही यहाँ पर इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लोकायुक्त के बारे में देखा है तो संगठन स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य के उच्चतम स्तर के निम्न स्तर तक के अधिकारियों के संदर्भ में
उनके द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों, अभिकथनों और अन्वेषण इत्यादि करना, राज्य सरकार को इस संबंध में यहाँ पे संस्तुति भेजना होता है। इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तथा कारागार अंग जो है विशेष पुलिस अंग के द्वारा स्थापना की जाती है। यह संगठन जो है कार्यपालिका के प्रभाव से यहाँ पर मुक्त तथा स्वतंत्र होकर काम करता है। राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के द्वारा कैग, विधानमंडल, यूपीपीएससी, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय कारागार, केंद्रीय सरकार के विभागों, ग्राम सभाओं, राज्यपाल इत्यादि के संदर्भ में देखा जाए केंद्र सरकार विभागों, ग्राम सभाओं, राज्यपाल को छोड़कर से सभी के विरुद्ध यहाँ पे जांच करने का अधिकार जो होता है वो लोकायुक्त के पास होता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकते, उसके दायरे से कौन से बाहर हैं, तो इन नामों को ध्यान रखना है। कैग, विधानमंडल, यूपीपीएससी, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के विभाग, ग्राम सभा, राज्यपाल, इन सभी का वो जांच नहीं कर पाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित मामलों की संख्या का सामान्यतः न्यायालयों में निम्नतम स्तर पर देखा है तो लगातार आपको बढ़ रहा है, जिसमें कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कंपनियों के धन और समय का अपव्यय यहाँ पर मूल रूप से आपको शामिल है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसमें कर्मचारियों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय यहाँ पर आपको मिल सके। इसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग है। राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2000 को यहां पर किया गया। राज्य सूचना आयोग भी यहां पर आपको गठित किया गया। राज्य सूचना आयोग देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को यहाँ पे किया गया। और राज्य के जो प्रथम सूचना आयुक्त रहे न्याय मोहम्मद असगर के द्वारा 22 मार्च 2006 को यहाँ पे पदासीन हुए थे। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष रहेगा या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो भी यहाँ पे पहले आ जाएगा उसके अनुसार इनका कार्यभार रहता है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी जो है उसके संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। जाते जाते आपको एक विशेष पहलू के संदर्भ में विशेष फैक्ट के और भी यहाँ पे बता दूँ। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने यहाँ पे प्रधानमंत्री दे चुका है, तो देखिए 9 प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से जा चुके हैं, अब तक चुने जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब तक प्रधानमंत्री 9 उत्तर प्रदेश से यहाँ पे संबंध रखते हैं, जिसमें आपको एक है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को देखें, ये आपको 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक इनका शासन रहा। देखिए इसमें वो व्यक्ति हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं या तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे उनकी किसी विधानसभा से लोकसभा सीट से यहाँ पर चुनकर गए। ठीक है, इसी तरह राजीव गांधी रहे हैं जो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहे भारत प्रधानमंत्री। तीसरी इंदिरा गांधी हैं जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहीं। छठे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इसी तरह चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से यहाँ पे देखा है तो 2019 और अब वर्तमान में। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 16 मई 1996 से 2001 तक और 1998 से 2004 तक यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाल चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूपी जो है वो आपको काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्रों से आपके प्रधानमंत्री चुन के गए। कौन कहाँ से चुन के गए ये भी देख लीजिए। जैसे कि चौधरी चरण सिंह जो है बागपत से चुन के गए हैं। राजीव गांधी जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं अमेठी से चुन के गई हैं। इसी तरीके से रायबरेली से यहाँ पर आपको देखा है तो इंदिरा गांधी चुन के गई हैं। फतेहपुर से आपको देखा जाए तो वीपी सिंह चुन के गए हैं। इसी तरीके से आपको फूलपुर से देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन के गए हैं। प्रयागराज से देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री चुन के गए हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुन के गए हैं। बलिया से चंद्रशेखर चुन के गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लखनऊ से चुन के गए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर ये चुनाव लड़ करके जीत के आपको देखा जाए तो लोकसभा यहाँ पे पहुँचे और भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बने।
तो इस तरीके से यहाँ पे देखा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटी संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। एक ही वीडियो में लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हैं वो हमने देख लिया है। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर रूप से वॉच करते रहिए। लगातार हम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर रिवीजन सीरीज के माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्ट और टॉपिक को लगातार पढ़ते रहेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।